अभी कर, ठीक है। आज पहले स्टार्ट कर रहे हैं फिर करवा, ठीक है। आधे घंटे पहले छोड़ दूंगा और फिर क्वेश्चन बता दूं, ठीक है। भाई लास्ट क्लास में बताओ कहाँ तक करवाया था आप लोगों को? ये क्वेश्चन करवा दिए थे ना? है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बाय पैरामेट्रिक होता है, बता दिया था। है, दो पैरामीटर होते हैं, कौन कौन से? एन एंड पी, बताया था। एप्लीकेशन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये कॉइन वाला क्वेश्चन भी करवाया था। ये 15 डेज डेट्स आर सेलेक्टेड वाला भी करवाया था। ये ऑक्यूपेशनल डिजीज वाला एग्जांपल देके भी करवाया था। मीन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये बताया था। हाँ, वेरिएंस भी बताया था और ये भी बता दिया था कि मीन हमेशा छोटा होता है किससे? वेरिएंस। याद है सभी को? कोई एब्सेंट था क्या आप में से लास्ट क्लास में? ऑनलाइन ली थी ना, एब्सेंट थोड़ी थे, कोई बात। क्लियर था ना जितना आप बताया था वो? सब मैं आया था ना उस समय पे, ठीक है। अभी बोल रहा हूँ तो याद आया, आ रहा है? सुष्मित, बोल रहा हूँ तो याद आ रहा है कि क्या क्या बोला था? क्या बोला बेटा आपने? ये बताया था मैंने, मैं याद दिलाया तो मैंने ये बताया था कि जो मीन है वो होता है आपका एनपी और वेरिएंस होता है एनपी क्यूब। तो फिर मैंने बताया था कि आपका जो बेसिकली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें दो चीजें होती हैं। जितने भी पॉसिबल आउटकम होते हैं उनको दो कैटेगरी में बांट दिया जाता है। एक होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और दूसरा क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। सक्सेस को पी बोलते थे, फेलियर को क्यू बोलते थे, और पी प्लस क्यू दोनों का टोटल क्या होता था? वन। तो जब पी और क्यू दोनों का ही टोटल मिला के वन है तो पी और क्यू दोनों वन से छोटे होंगे। तो जब आप मीन निकालते हो तो एन इंटू पी करते हो। अब उसके बाद वेरिएंस निकालते वक्त उसी एन इंटू पी में क्यू और मल्टीप्लाई करते हो। और क्योंकि क्यू वन से छोटा होता है तो वो मल्टीप्लीकेशन की वजह से वो इंक्रीज नहीं करता बल्कि डिक्रीज कर देता है। और इस वजह से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस छोटा आता है किससे? मीन से। याद आई बात अब बोलने पे है? ठीक है। अच्छा, ये देख यहाँ पे ये बात लिखी है, सिंस पी एंड क्यू आर न्यूमेरिकली लेस देन और इक्वल टू वन। ठीक है, तो नोट करके क्या लिखा है? वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल वेरिएबल इज ऑलवेज लेस देन इट्स मीन। इसके बाद ये वाला करा था क्या? या बताओ ना, नोट्स देखो या तो फिर एक बार नोट देख लो, उससे आइडिया हो जाए। संडे वाले नोट्स नहीं भेजे ना मैंने? ठीक है, ये हो गया था। आगे देखिए, चलो
सिमेट्रिक तक भी बता दिया था, मुझे याद आ रहा है। सिमेट्रिक का मतलब बताया था कि एक्स अगर सिमेट्रिकल होगा तो बेसिकली पी और क्यू दोनों बराबर होते हैं। क्या होते हैं? पी और क्यू। और दोनों बराबर होंगे तो किसके बराबर होंगे? 1/2 के। फिर ये भी बताया था, हाँ याद आ गया, ये भी बता दिया था कि वेरिएंस जो है वो आपका मैक्सिमम वेरिएंस क्या होता है? n/4। आपको याद हो तो मैंने बोला था कि भाई n/4 से बड़ा नहीं आ सकता। मैंने कहा था घर पे ट्राई करना, ऐसे ले लेना कि p की वैल्यू 3/4 लेना और q की वैल्यू 1/4 लेना, और फिर उसके बाद वेरिएंस निकालना कैसे? npq। अब 3/16n आया, और 3/16n कितना हो गया डेसिमल में बताओ? 3/16n कितना होगा? 0.18, बस इतना रख देते हैं, 0.18। और ये n/4 क्या होता है? 0.25n। तो मुझे बताओ कि 0.18n बड़ा होगा या 0.25n बड़ा होगा? 0.25n बड़ा होगा। और मैंने तो ये पहले से ही स्टेटमेंट में लिख रखा है कि आपका बाइनोमियल में वेरिएंस क्या होगा? मैक्सिमम। कब होगा वेरिएंस मैक्सिमम? जब पी और क्यू दोनों बराबर होंगे। ठीक है। और मैक्सिमम वेरिएंस की वैल्यू कितनी है? n/4। कैसे बनती है वो n/4? जब p की जगह 1/2, q की जगह 1/2 रखते हैं, तो n इंटू पी इंटू क्यू करोगे तो 1/2 मल्टीप्लाई होके 1/4, और n से मल्टीप्लाई होके वो n/4। ठीक है। अच्छा, ये बात आपको अगर समझ में आ गई। अच्छा, संडे को तो काफी सारे बच्चे एब्सेंट थे यार। हाँ जी, आप भी नहीं थे बेटा ऑनलाइन? ऑनलाइन थी। और कौन कौन? ये भी गायब था, हाँ मुझे याद आया। तुम भी क्यों? क्यों रहे थे? हाँ जी, इधर देखो। ये एक क्वेश्चन जो है, इधर देखिए, सबसे पहले मुझे लगता है ये क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया होगा। मतलब है तो ऊपर वाले को करवा दिया था, होमवर्क दिया था तो कराए बेटा। ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ वेरिएंस। अच्छा, ठीक। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएंस बेटा कितना? n/4। और बेटा यहाँ पे n 16 है। जल्दी बताओ कितना रखो? आंसर क्या हो गया? 4। क्वेश्चन नंबर अगला देखो। व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स? सुनो, ये नंबर ऑफ ट्रायल्स मांग रहा है, यानी कि n पूछ रहा है तुमसे। और मीन आपको बता रखा है 3। और स्टैंडर्ड एविएशन, एनपीक्यू तो वेरिएंस होता है, स्टैंडर्ड एविएशन मतलब रूट एनपीक्यू, वो बता रखा है आपको 1.5। तो यहां पे आप क्या करेंगे देख लीजिए बेटा। आप सभी को लेकिन मुझे लगता है मैं यहाँ पे SBS लिख देता हूँ, ये बड़ा शॉर्ट बता दिया है इसने, सार्थक ने। कहता है स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो एनपीक्यू और 1.5 का स्क्वायर कितना होता है? अच्छा, एक बात बताओ यार, एनपी की वैल्यू तो दे रखी है, तो ये 3 उठ के यहां पे प्लेस हो जाएगा। डिवाइड करके देखो, 7/5 आ रही है। क्यू की वैल्यू अगर 7/5 आ रही है तो पी की वैल्यू
तुम सबको पता है एन की जगह पे पता नहीं, एन ही तो पता करना है। देख लो क्वेश्चन ने यही तो बोला है। तो एन नहीं पता लेकिन पी पता है हमें 0.25। तो एन की वैल्यू निकाल लो। आंसर क्या आया? आराम से देखो मैंने कैसे करा है। ठीक है भाई, फॉर्मूला तो अब याद ही है। मीन का फॉर्मूला बोल के बताओ क्या था? मीन का फॉर्मूला, मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एन इंटू पी, वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन रूट एन पी क्यू। ठीक है, बस उन्हीं वैल्यूज का यूज करा है और आपको बता दिया। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर सिमेट्रिकल होगा तो पी और क्यू किसके बराबर होगा? 1/2। अगर ना सुना हो तो दोबारा से, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर सिमेट्रिकल बोला गया है तो पी और क्यू बराबर हैं और दोनों की वैल्यू 1/2 है। अच्छा, मैक्सिमम वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? n/4। और वो n/4 भी तभी बनता है जब p और q 1/2 और 1/2 होते हैं। ठीक है ना? अच्छा, वेरिएंस npq होता था और मीन np होता था, और वेरिएंस हमेशा छोटा होता था किससे? मीन से। रीजन साफ था, मीन में n इंटू पी और वेरिएंस में n इंटू पी इंटू क्यू, क्योंकि P और Q दोनों का टोटल 1 होता है, तो दोनों ही 1 से छोटे होते होंगे। तो जब तुम n इंटू पी में Q मल्टीप्लाई करते हो तो वो इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज होती है। इस वजह से वेरिएंस छोटा होता है किससे? मीन से। सारी बातें दोबारा से रिकॉल करवा दी, मेरे को लगता है एक लेवल तक जो क्लास में मेमोराइज करवाना चाहिए मैंने करवाया है। ठीक है, अगला यहां पे आप लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया है बस इसका, और फिर पाइनोमियल के साथ साथ हम क्या करेंगे? पाइसन। डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ टू पैरामीटर। अब जैसे यहां पे टू पैरामीटर की बात हुई तो पैरामीटर ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कौन से होते थे? एक तो एन होता था और एक पी होता था। ठीक है ना? क्योंकि देख, एन और पी पता चल जाए तो क्यू तो मैं निकाल ही लूंगा। क्यू कैसे निकलेगा? 1 माइनस पी करके। और फिर मुझसे, अगर मुझे एन और पी पता है, क्यू मैं निकाल लूंगा, और फिर मुझसे तुम पूछोगे सर बताना इस डेटा का मीन क्या है, मैं एन इंटू पी करके जवाब दे दूंगा। आप पूछोगे सर वेरिएंस क्या है, मैं एन इंटू पी में क्यू और मल्टीप्लाई करके जवाब दे दूंगा। आप मुझसे पूछोगे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, मैं जवाब दे दूंगा। तो आप मुझसे पूछोगे इस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी बताओ एक्स की, तो मैं फॉर्मूला लगा के, क्या फॉर्मूला होता था याद करो? एन सी एक्स, पी की पावर एक्स और क्यू की पावर एन माइनस एक्स। फॉर्मूला लगा के आपको जवाब दे दूंगा। आप देख पा रहे हो, एन और पी के चलते, एन और पी की वैल्यू पता होने के चलते मैं कुछ भी बता सकता हूं जो जो हमने पढ़ा है। तो इसका मतलब एन और पी वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो पता होना जरूरी है, और इस वजह से एन और पी को बोलते हैं पैरामीटर्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि ये इंफॉर्मेशन नंबर्स में दो है, एन एंड पी, इस वजह से बाइनोमियल को क्या बोलते हैं? बाय पैरामेट्रिक। क्या बोलते हैं? आई थिंक सारी बातें कनेक्ट हो रही हैं? अच्छा, तो दोस्तों यहां पे अगर हम बात करें, डिपेंडिंग ऑन द टू वैल्यूज, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ टू पैरामीटर, मैं यहां लिख देता हूं दैट इज एन एंड पी। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बी यूनिमॉडल, और यार देखो यूनि का मतलब समझते हो, यूनि मतलब सिंगल और बाय मतलब ड्यूअल। यूनि मतलब सिंगल और बाय मतलब ड्यूअल। ठीक है, तो आपके बेसिकली यहां पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में दो तरीके के मोड होते हैं। यानी कि सुनो, बड़े कंसंट्रेशन से सुनिएगा बाकी बच्चे,
बेटा यूनी मॉडल का मतलब हो गया कोई डेटा ऐसा होगा जहां पे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे और मोड की वैल्यू कैसी आएगी, एक वैल्यू आएगी। कैसी वैल्यू आएगी, एक वैल्यू। तो जहां पे मोड की एक वैल्यू आएगी उसे क्या बोलेंगे, यूनी मॉडल। और जहां पे मोड की दो वैल्यू आएंगी उसे क्या बोलेंगे, बाय मॉडल। बात आती है कि सर पता कैसे चलेगा कि किस डेटा में यूनी मॉडल का केस है और किस में बाय मॉडल का। तो दोस्तों यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है मोड ऑफ द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो सबसे पहले जो ये पहले वाला आपको चीज दिख रही है, मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करा मैं, लेकिन मेंशन अब कर देता हूं। ये है यूनी मॉडल का केस। किसका केस है बच्चों, अब यूनी मॉडल का केस तो है, लेकिन सर इसमें देखना क्या है बताओगे। बेटा यूनी मॉडल में क्या करते हैं हम, मोड निकालने के लिए, प्लीज स्क्रीन पे देखो, मोड निकालने के लिए सबसे पहले आपका n+1 × p का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या लगाते हैं फॉर्मूला, n+1 × p। अब ये n+1 × p कैसी वैल्यू आ जाए, नॉन इंटीजर। नॉन इंटीजर का मतलब, इंटीजर सब जानते हैं ना क्या होते हैं, नॉन इंटीजर का मतलब होता है डेसिमल वाला। नॉन इंटीजर का मतलब क्या होता है, डेसिमल वाला। तो जब तुम्हारे n+1 × p की वैल्यू एक नॉन इंटीजर आएगी, जैसे 17.65, 5.67, 23.43, ऐसे कुछ करके वैल्यू आ जाए, तो वहां पे आप क्या करोगे, किसको मोड मानोगे। देखो क्या लिखा है वहां पे, मोड इज इक्वल टू, क्या लिखा है पढ़ो लाइन को, लार्जेस्ट इंटीजर कंटेन्ड इन n+1 × p। लार्जेस्ट इंटीजर कंटेन्ड इन n+1 × p। और ये कब करना है, ये साफ साफ लिखा हुआ है, इफ n+1 × p कैसा है आपका, नॉन इंटीजर। बच्चों मैं आपको बता देता हूं, इस बात का ये मतलब है कि एग्जांपल ले लेते हैं, n की वैल्यू ले लेते हैं 21 और p की वैल्यू ले लेते हैं 1/3। तो जब हम यहाँ पे मोड निकालने की बात करेंगे तो पहले ये n+1 × p करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, n+1 × p करेंगे। अब n+1 × p में कर रहा हूं, n दिख रहा है तुम्हें 21, प्लस में 1 22, इंटू में p 1/3, यार ये आएगा 7.333। आ रहा है? तो अगर आपका 7.3333 आ रहा है, अगर आपका 7.333 आ रहा है, तो बेसिकली आपका ये कौन सा सिचुएशन बनी, यूनी मॉडल की। किसकी सिचुएशन बनी, क्योंकि कैसा आ गया, नॉन इंटीजर आ गया। अब तुमने कहा मोड बोल के क्या है, क्या आंसर टिक कर क्या है, तो आंसर टिक कर क्या होगे, 7.33 के अंदर लार्जेस्ट इंटीजर क्या होता है, 7। बेटा याद रखना, आपको बड़े ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, आपको राउंड ऑफ नहीं करना। आप ये मत सोचना 7.33 है ना इसलिए 7 कर दिया, अगर ये 7.888 भी होता ना तब भी 7 ही होता। अगर ये 7 पॉइंट नहीं 99 नहीं बोलूंगा, वो 7.999 तो 8 ही होता है ना बेटा, है। तो मैं ये ऐसे बोल देता हूँ ज्यादा तुम्हें कन्विंस करने के लिए, अगर 7.955555 है ना, तो भी मैं क्या बोलूंगा, 7। क्या बोलूंगा मैं, लेकिन आप फिर दोबारा सुन लीजिए, एक बच्चे ने बोल दिया कि सर 7.99999 आएगा, बेटा वो 8 ही है। 7.999 को क्या बोलोगे, 8 बोलोगे आप, समझ गए। तो इस वजह से आपका, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे, इस लाइन को दोबारा से पढ़ो, क्या लिखा था, मोड इज इक्वल टू द लार्जेस्ट इंटीजर कंटेन्ड इन n+1 × p इफ n+1 × p इज अ नॉन इंटीजर। मैंने यहाँ पे अपना n और p मुझे जो दिया गया मैंने लगाया, मेरा n+1 × p 7.333 आया, नॉन इंटीजर आया। तो लार्जेस्ट इंटीजर कितना हो गया इसमें, 7। ठीक है, मैंने राउंड ऑफ नहीं करा, मैंने सिर्फ इंटीजर को लिया। पक्का क्लियर है भाई, ये वाला पॉइंट तो क्लियर ही हो गया। जो बच्चे बाद में भी आए हैं, जो मैंने लास्ट पॉइंट बताया ये तो क्लियर है सभी को, ठीक है।
इसके अलावा ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है, ये एक और केस बन जाता है, और ये बन जाता है अब किसका, बाय मॉडल। क्या केस बन जाता है बच्चों, बाय मॉडल। बाय मॉडल में ना मोड कितने होते हैं, दो, नाम ही यही है। तो यहां पे सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, और एन की वैल्यू 14 लेता हूं। हाँ जी, एन की वैल्यू 14 लेता हूं, और पी की वैल्यू 1/3 लेता हूं, और अब यहां पे मोड निकालता हूं। तो एज पर माय फॉर्मूला मुझे 14 + 1 इंटू में 1/3 करना पड़ेगा, यानी कि ये 15/3, आपका आंसर क्या आ गया, 5। तो बच्चे याद रखना, मोड यहाँ पे दो है अब, एक तो 5 और दूसरा 4। आप देख रहे हो, एक वैल्यू n+1 इंटू पी, और दूसरी वैल्यू n+1 इंटू पी माइनस। इस बात को ऐसे याद कर लो कि जब तुम n+1 इंटू पी की वैल्यूज पुट करोगे, और वो आपकी कैसी आ जाएगी, इंटीजर आ जाएगी, तो आप क्या करोगे, वो वाली वैल्यू और उससे एक छोटी वैल्यू लिख दोगे, वो वाली वैल्यू और उससे एक, यही तो है ना फॉर्मूले में भी। तो ये किसका केस हो गया, बाय मॉडल का, क्योंकि यहाँ पे कितने मोड हो गए, दो। तो ऐसा करके आपके सामने पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, और फटाफट से जरा देखिए, ये वैसे तो मैंने कर ही दिया, मुझे लग रहा है, करा है नहीं करा, नहीं ये वाला नहीं करा, करके बताओ क्या आंसर लगाऊं इसका। क्या कोई कंफ्यूजन रह गया है किसी बच्चे को, है, पूरी क्लैरिटी है, वेरी गुड। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो अभी, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। फ्री आया है? भाई यहाँ पे एक बच्चे ने तो आंसर बता दिया, बट पता नहीं गलत या सही, जैसे भी है मैं देख लेता हूँ। अच्छा, कैलकुलेटर पे करा है, लिखा है, कोई बात नहीं, वो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अभी कोई लिख भी रहा है, क्या फर्क पड़ता है, बात अभी की नहीं है, बात पेपर की है। एक दो बार करोगे तो फिर लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे कुछ बच्चे अलग बता रहे हैं। देख लो, बिल्कुल सही है अभी तो। 21 अपॉन में 10.5 आया ना, और 10.5 तो 10 होता है। क्या आंसर है, 10 आ रहा है ना। हाँ जी, तेरा पहले क्या आ रहा था, तो तू क्यों नहीं कर रहा है, नहीं पता अभी क्या करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। ये देखो भाई सभी, हाँ जी, ध्यान दो। ये एनपी है, और ये √NP क्यू है। ये 10 है, और ये √5। स्क्वायरिंग बोथ साइड,
ये एनपी की वैल्यू उठा के यहां प्लेस करो। क्यू क्या हो गया, पी क्या हो गया, लेकिन हमने ये क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है? अगर हमसे मोड पूछा गया है तो मोड के लिए मैं क्या करूंगा, तो अगर ये 10.5 है तो मोड किसके बराबर होगा, सही है? क्या कहते हो भाई मोड में, अब तो कंफ्यूजन नहीं बचा, ठीक है? चलो, इसके बाद है एक लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब है दोस्तों, दो अलग अलग डेटा है, एक एक्स डेटा है, तुम्हें शुरुआत में ही बता दिया था, इसे क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे एक्स सिमेट्रिकल टू बी, नहीं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर n1 एंड p, विद पैरामीटर n1 एंड p। दोस्तों ये मतलब ऐसा याद, मतलब बोलने पता हो तुम्हें, इसको लिखा तो ऐसे ही जाएगा, ये सब कुछ लिखना नहीं है, तुम्हें पता हो कि ये क्या है। एक्स, ये वाला साइन सबको पता है, सिमेट्रिकल का है, एक्स सिमेट्रिकल टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर n1 एंड p। इसका ये मतलब है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ये एक्स वाला डेटा, और इसके पैरामीटर क्या है, सैंपल साइज n1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p। फिर एक और डेटा बता दिया y, y क्या है, अगेन सिमेट्रिकल टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे सैंपल साइज n2 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p है। पक्का? यहाँ पे ना याद तुम्हें ये रखना है बेटा, ध्यान दियो इस बात पे, ये देख p और ये p, हल्का सा भी कोई चेंज करके नहीं दिखाया, और ये जानबूझ के बिल्कुल एग्जैक्ट करके रखा है, क्यों? क्योंकि दोनों में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कैसी होनी चाहिए, सेम। जो एक्स डेटा है और जो वाई डेटा है, दोनों में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कैसी होनी चाहिए, सेम। अगर सेम होगी तो जो प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाला हूं एडिटिव प्रॉपर्टी, तभी लगेगी। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सेम नहीं होगी तो एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, ठीक है? तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस याद है ना, 1/2 या जो भी आता है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, देख बड़ा सिंपल सा है। पहले वाला डेटा एक्स सिमेट्रिक टू बाइनोमियल विद पैरामीटर, लिखना नहीं है तुम्हें समझाने के लिए कि ऊपर जो लिखा था वो यही लिखा था 6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2। y is also symmetrical to binomial distribution with parameter 4 और probability of success 1/2। नोटिस किया, 1/2 और 1/2। तो अब एक नया डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा x प्लस वाई, और वो भी बाइनोमियल को फॉलो करेगा। सैंपल साइज होगा एज पर द रूल 10, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अब भी क्या होगा, 1/2। ये तो चलो सीख ही जाना था, और मुझे उम्मीद है अब सीख गए। कुछ रह गया क्या बीच में, ऐसा तो नहीं कि समझ ही नहीं आया क्या कर दिया, सबको आ गया? सारा खेल है इस चीज का। इसका क्या मतलब है, हाँ जी एक बार दिमाग लगा लो, मैं आपसे एक एक करके पूछ रहा हूँ, ठीक है? आर्यन, क्वेश्चन तैयार रखना, तो जवाब तैयार रखना, आप भी कह रहे हो, तेरा नाम है, अभी तो बताया था, अभी मतलब अभी इन द सेंस एक दो क्लास, तो अपना नाम याद नहीं है, मुझसे क्यों पूछ रही है? ठीक है, बताता हूँ, रुक जा, आ जाएगा।
और तू भी भाई, और तू भी मोहित, यू आर ऑलवेज पार्ट ऑफ द गेम, ठीक है ना? हाँ जी, क्या चीज? अच्छा वो हटाना है। मैंने पिछली क्लास में नाम लिया था तेरा। अच्छा ठीक है चलो। अबे तुम मुझे क्या देख रहे हो? तुम क्वेश्चन देखो। नालायक, उसको छोड़ के ये देख रहे हैं नाम याद आता कि नहीं आता। पता है मुझे, सरनेम कभी मैंने सुना ही नहीं तो कैसे? तूने जब जब तेरे से पूछा था मैंने नाम, तो तूने सिर्फ नाम बताया था, सरनेम थोड़ी बताया था। क्या ना सरनेम है? मेहंदी रत्ना? दिव्य भा क्या बात है! बहुत पहले सुन लिया बेटा, बचपन में ही सुन लिया था, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपका, हाँ जी भाई साहब, देखें जरा टैलेंट दिखाने का मौका। और आर्यन सबसे पहले एक बार इनका तालियों के साथ स्वागत, इनका हौसला अफजाई करें। हाँ बोल भाई आर्यन। N1 और N2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, आसपास भी नहीं हो। और भाई डावर साहब है, पता नहीं कौन सी पुरानी मूवी थी अमिताभ बच्चन की, उसमें विलन का नाम होता है डावर, ठीक है। भाई तू कुछ बोलना चाहेगा? हाथ खड़े कर दिए, करेगा ट्राई? अब तो देख, मैं कैसे, इंसान नहीं है तू? मैथ्स मेरे बस की नहीं है। सीए फाउंडेशन पास होना है ना, तो बस ये बात छोड़ दे। हाँ जी सर, कुछ कहना चाहेंगे? नाम बोल, नाम बोल। किसका? चलना। टीचर का काम है शिक्षा देना, परीक्षा देना नहीं। हाँ भाई, नहीं पता? एक मिनट रुक जा। हम्म, नहीं, गलत जवाब, गलत जवाब, गलत जवाब। हाँ जी मोहित। क्या? सॉरी, उसका छोड़ दे, तू अपनी बात कर। अभी नहीं पता। और किससे पूछा था इधर गर्ल्स में? दिव्या भारती। इसका ये मतलब है, सुनो, तुम्हें पता है कि अगर यहाँ पे N 10 है
तो तुम्हें पता है कि जो रैंडम वेरिएबल है वो क्या होंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, और कहां तक जाना है पहले बताओ, यहां तक सेटल्ड हो। अब अगर ये बात समझ में आती है, पता है इसका क्या मतलब है, इस बात का मतलब है कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है एटलीस्ट 1 की। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी कि ये जो नया डेटा बना है ना, ये जो नया डेटा बना है, इस नए डेटा में आपका बेसिकली प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, 1 या 1 से ज्यादा की। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब यहां पे ये है, और यानी कि तुम्हें यहां पे प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, यहां पे तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, और प्रोबेबिलिटी कहां तक जानी पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 तक जानी पड़ेगी। लेकिन मैं ये 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मैंने इतनी प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकता, मेरा पेपर का टाइप अलाउ नहीं करता मुझे। लेकिन मुझे याद है कि हमने पिछली क्लास में ये बात पढ़ी थी, याद करो सभी, और हमने क्या पढ़ा था, सुनो बच्चों, हमने ये पढ़ा था कि सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज का जो टोटल होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। पता पढ़ा था ना ये। तो सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज का टोटल अगर 1 होता है तो बच्चे इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे आपका, मैं क्या कर दूंगा, सुनो भाई, इसका मतलब तो यही हुआ कि अगर मैं P0 से P10 तक की सारी प्रोबेबिलिटी का टोटल करूं तो 1 आता है, और मुझे यहाँ पे P1 से लेकर P10 तक की प्रोबेबिलिटी का टोटल चाहिए। तो मुझे क्या करना चाहिए निधि, यहाँ पे इस P0 को उठा के इस तरफ ले जाना चाहिए, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। और ऐसा मैं उम्मीद करूंगा कि शायद तुम्हें ये बात याद आए कि पिछली क्लास में मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट बोल के बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हमेशा याद रखना, बाइनोमियल में प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 होती है Q की पावर n। क्या होती है, Q की पावर n। तो यहां पे ये देखो, सिर्फ समझने में टाइम लग रहा है, करने को सिर्फ एक स्टेप है ये, 1 माइनस Q की पावर n। और तुम सबको पता है बच्चों, यहां पे अगर P कितना था बेटा, 1/2, तो Q भी क्या होगा बोल, और n कितना है, पक्का, ठीक है दिव्या, ये क्लियर है ये बात। अच्छा, इसके बाद तो अब सॉल्व करने वाली बात रह गई, 1 माइनस 2 की पावर 10 होता है 1024, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 1023 अपॉन में 1024, यानी कि 99 पॉइंट बोलना, मतलब 0.99 बोलो, 99,999 बस बहुत है इतना। ठीक है बच्चों, आराम से देखो मैंने कैसे कैसे क्या क्या चीज करी। मेरे को दो डेटा दे रखे थे, एक एक्स वाला डेटा और एक वाई वाला डेटा दे रखा था, ठीक है। मैंने उन दोनों को एज पर द एडिशन प्रॉपर्टी दोनों को मर्ज कर दिया। मैं दोनों को मर्ज इसलिए कर पाया क्योंकि दोनों में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कैसा है, सेम। तो क्या हुआ, हाँ बारिश आ रही है बेटा, हाँ बहुत तेज, ठीक है ना, जाके देखना है, ठीक है। तो यहां पे मैं दोबारा बोलता हूं, सुनो 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 सभी, कि आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैंने दोनों डेटा को मर्ज कर दिया, दोनों में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बराबर थी इसीलिए मर्ज कर पाया। और जो नया डेटा बना एक्स प्लस वाई डेटा बोल दिया मैंने उसे, उस एक्स प्लस वाई डेटा के अंदर सैंपल साइज आ गया 10, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वही रही जो पहले थी 1/2। फिर मेरे को एक नई अजीब सी स्टेटमेंट दिखाई दी जिसको देख के मैं कंफ्यूज हो गया कि ये क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है। काफी सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे में पहुंचा कि ये x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू का 1 का मतलब है कि ये प्रोबेबिलिटी मांग रहा है मुझसे 1 या 1 से ज्यादा रैंडम वेरिएबल की। फिर याद आया कि मेरा सैंपल साइज 10 था, तो प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 10 तक होगी, तो मुझे 1 से लेकर 10 तक की सारी प्रोबेबिलिटी का टोटल बताना है। और इसका आसान तरीका है कि 1 में से माइनस क्या कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, है ना। और वही मैंने किया,